आखिरकार मध्य पूर्व में एक असली प्रगति हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ईरान की ज़मीनी नाकाबंदी पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक योजना है जिसका उद्देश्य तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। जब उसके खिलाफ सैन्य अभियान को रोक दिया गया था। बात यह है कि समुद्री नाकाबंदी के अलावा अमेरिका और इजराइल ईरान की असली घेराबंदी करना चाहते हैं, जिसमें इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अज़रबैजान भी शामिल हैं, जिनकी सीमाएं ईरान से लगती हैं। और अब यूक्रेनी हमला, जो कि कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हुआ, ईरान के रूस के साथ संबंधों की नाकाबंदी की शुरुआत भी हो सकता था। और ठीक उसी दिन ट्रंप ने एक और ऐतिहासिक सफलता की घोषणा की। ये हमास के लड़ाकों के साथ गाजा पट्टी में पूरी तरह से निरस्त्रीकरण का समझौता है। बस यहाँ एक बात है, खुद इजराइल ने इस समझौते के प्रति अपने समर्थन की अब तक पुष्टि नहीं की है और इशारा करता है कि शायद ये लागू नहीं होगा। आइए इस एपिसोड में समझते हैं कि ईरान की कौन सी नाकाबंदी बन रही है और गाजा पट्टी में समझौता, ट्रंप की घोषणा जितनी जल्दी क्यों टूट सकता है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। मैं इस एपिसोड की शुरुआत ईरान की नाकाबंदी से करूंगा। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ईरान की ज़मीनी नाकाबंदी समेत अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इस विचार पर चर्चा 28 जुलाई को व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक में की गई थी, जहां ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर दबाव बढ़ाने पर चर्चा की, रूसी और गैर किनेटिक साधनों के जरिए। मैं याद दिला दूं, उसी समय अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा था कि ईरान पर प्रतिबंध और नाकेबंदी हथियारों से हमले से बेहतर है। उनका कहना था कि ईरान के पास लड़ाकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए सब कुछ करना चाहिए ताकि ईरान की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाए। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की उनकी मौजूदा रणनीति अब गतिरोध में फंस गई है। इसी कारण वे ऐसे तनाव बढ़ाने वाले विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जिससे तेहरान दोबारा वार्ता के लिए मजबूर हो सके। स्थलीय नाकाबंदी उनकी अधिकतम दबाव की रणनीति में पूरी तरह फिट बैठती है, जिसका उद्देश्य ईरानी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, और इससे पहले समुद्री नाकाबंदी की जा चुकी है। ये योजना क्या प्रस्तावित करती है? स्थलीय नाकाबंदी की बात है, क्योंकि हमें समुद्र में नाकाबंदी की कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, सब स्पष्ट है। नौसेना ईरानी बंदरगाहों में किसी भी जहाज के प्रवेश और निकास को रोकने की कोशिश करती है, और इससे पहले अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बंदर अब्बास पर अधिकतम बमबारी की थी ताकि बंदरगाह का कामकाज सीमित हो जाए, और उन्होंने केश्म द्वीप पर भी बमबारी की थी। मूल रूप से यहाँ तर्क समझ में आता है, लेकिन जमीनी नाकाबंदी असल में तो पूरे देश को घेरे में लेना है, और ईरान काफी बड़ा है और वो कई देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो बात यह है कि इस योजना के तहत अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर ईरान पर दबाव डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ईरान के पड़ोसी देशों और साझेदारों पर दबाव डालना होगा ताकि वे सीमा चौकियों को बंद करें या निगरानी बढ़ाएं, जिससे ईरान में आने और उससे बाहर जाने वाले व्यापारिक प्रवाह सीमित हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है। अगर हम भूगोल को देखें, हम देखेंगे कि ईरान की सीमा इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। आर्मेनिया और अज़रबैजान से भी लगती है, जो अगर सीमा बंद करने का फैसला लेते हैं तो उन्हें ईरान के जवाबी हमलों का सामना करना पड़ सकता है, और तब अमेरिका और इजराइल को कुछ गारंटी देनी होगी कि ईरान की नाकाबंदी ये इन देशों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। स्थलीय नाकाबंदी को मुख्य सीमा चौकियों पर केंद्रित किया जा सकता है, जैसे कि इंचेबुरुन और उत्तरी सिराखस, जो ईरान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ व्यापार और संबंधों की श्रृंखला चीन सहित बुरी तरह बाधित होगी। ये पूरी तरह नाकाबंदी नहीं, लेकिन माल के प्रवाह पर कड़ा प्रतिबंध है। इसी समय इस पूरी श्रृंखला में संभावित कमजोर कड़ियां पाकिस्तान और इराक हो सकते हैं।
क्योंकि वे अमेरिकियों के करीबी सहयोगी नहीं हैं। यहाँ एक अहम पेच है जिसकी ओर खुद टेलीग्राफ ने इशारा किया है। कोई भी देश जो ज़मीनी नाकेबंदी के मामले में सहयोग करने के लिए तैयार होगा, उसे ईरान के साथ व्यापार में कमी के कारण नकारात्मक आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये सभी के लिए महंगा पड़ता है, और ये महंगा है तो शायद इसकी भरपाई किसी तरह करनी पड़ेगी, और जो देश इसके लिए तैयार होंगे वे ट्रंप से मुआवजे की मांग करेंगे। और इसलिए विशेषज्ञ भी इस संभावना से इनकार नहीं करते। इसकी संभावना है कि थल नाकाबंदी की खबर अमेरिका और इजराइल का ध्यान भटकाने वाला कदम है, ताकि तेहरान से असली तैयारियों को छुपाया जा सके, क्योंकि अमेरिका क्षेत्र में लगातार सैन्य बल बढ़ा रहा है। एक जानकार इजरायली अधिकारी के मुताबिक 28 जुलाई को व्हाइट हाउस में बैठक में युद्ध की आगे की कार्रवाई के 3 विकल्पों पर चर्चा हुई, जो जुलाई के पहले 2 हफ्तों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद फिर भड़क उठी थी। इनमें समझौते तक पहुंचना, नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखना और हमलों को फिर से शुरू करना शामिल है। इस फैसले का संदर्भ साफ है। ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिका को वार्ता से सब नहीं मिला तो वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर शुरू कर सकते हैं। तो यानी कि जमीनी नाकाबंदी, ऐसा लगता है, एक मध्यवर्ती आर्थिक दबाव का साधन है, जिसे नए हवाई हमलों के विकल्प या पूरक के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ओमान और अन्य मध्यस्थ चैनलों के जरिए बातचीत चल रही है। अब आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर, और मेरे हिसाब से ये कहीं ज्यादा चर्चित है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्रू सोशल पर यह घोषणा की, उद्धरण, आज शांति परिषद ने गाजा पट्टी में हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर ऐतिहासिक समझौता किया है। ये स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ट्रंप ने कहा कि हमास व अन्य समूहों के निरस्त्रीकरण के बाद इजरायली सेना गाजा पट्टी से पूरी तरह हट जाएगी और सुरक्षा बलों की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस लेगी। गाजा पट्टी का प्रबंधन एक तकनीकी राष्ट्रीय समिति करेगी, जो न तो हमास से और न ही फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्रशासन के मौजूदा नेतृत्व से सीधे तौर पर जुड़ी होगी। और ट्रंप ने मध्यस्थता के लिए मिस्र, कतर और तुर्की का धन्यवाद किया। जैसा कि पता चला है, ऐसा समझौता 30 जुलाई को मिस्र के एल अलामीन में साइन किया गया था, और ये इस पूरे आतंकवादी आंदोलन के इतिहास में पहली बार हुआ है जब हमास ने पहली बार हथियारों को लेकर किसी भी रूपरेखा पर सहमति जताई है। महीनों तक बातचीत चलती रही और अंतिम चरण में मिस्र, कतर और तुर्की ने हमास पर लगातार दबाव डाला कि वो उन शर्तों को माने जिन्हें वो पहले सख्ती से खारिज कर चुका था। और अब योजना के अनुसार, ध्यान दीजिए, योजना के अनुसार हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के सभी भारी और हल्के हथियारों को 6 से 8 महीनों के भीतर निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। इस बात को याद रखिए, सभी भारी और हल्के हथियार। लेकिन बिल्कुल इसमें एक पेच है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद यह साफ हो गया कि इजराइल ने इस सौदे का समर्थन नहीं किया। रॉयटर्स के एक स्रोत ने ट्रंप के बयान से पहले कहा था, इजराइल हमास का पूरी तरह निरस्त्रीकरण चाहता है, जिसमें गाजा से हथियार हटाना और पूरे सेक्टर का सैन्यीकरण खत्म करना शामिल है। किसी भी प्रक्रिया के लिए ये प्रारंभिक शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि 15 बिंदुओं वाला दस्तावेज इन मांगों का संतोषजनक जवाब नहीं देता, इसी वजह से इजराइल ने आपत्तियां जताई हैं। एक बार फिर, इजराइल चाहता है कि सभी हथियार गाजा सेक्टर से बाहर जाएं, जबकि ट्रंप द्वारा कथित तौर पर घोषित वो सौदा, इसमें हथियार को नष्ट या निष्क्रिय करने का प्रावधान है, लेकिन वो गाजा सेक्टर में ही रहेगा। एक्सियस के अनुसार नेतन्याहू ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इजराइल बातचीत जारी रखने का समर्थन करता है, लेकिन यह शब्दावली उन शर्तों की स्वीकृति के बराबर नहीं है जो शर्तें अभी मेज पर रखी हैं। और यरूशलेम पोस्ट के अनुसार इजराइल ने पहले ही अपने आपत्तियां ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को सौंप दी थीं,
जो इस समय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। एक अलग स्रोत ने जोड़ा, काफी सख्ती से। किसी विशेष हथियार या किसी विशेष व्यक्ति के लिए कोई अपवाद नहीं होगा। एक ही सत्ता, एक ही कानून, एक ही हथियार, और कोई तरीका नहीं। कुछ शर्तें भी हैं। दूसरी ओर वार्ता प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हमास के राजी हमाद ने अल जजीरा को बताया कि आंदोलन तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक कि इजरायली सेना पूरी तरह से गाजा पट्टी से बाहर नहीं चली जाती। इसके बाद हमास के अंदर भी एक महत्वपूर्ण विवरण स्पष्ट किया गया। ध्यान दे, मैंने ये बात यूं ही नहीं कही। भारी हथियारों वाले बिंदु को याद रखें। तो अब हमास का कहना है, भारी हथियार गाजा में बनाई जा रही फिलिस्तीनी प्रशासन के नियंत्रण में रहेंगे और इन्हें ना तो इजराइल को और ना ही किसी अन्य गैर फलस्तीनी देश को सौंपा जा सकता है। यानी भारी हथियारों को लेकर हमास ने मानो ट्रंप के बयान के मुताबिक उन्हें नष्ट करने पर सहमति जताई है, लेकिन अगर हमास के अपने बयान पर भरोसा करें तो उसने सहमति नहीं दी है। यानी ऐसा लगता है कि किसी बात पर सहमति बनी है, लेकिन असल में फिर भी किसी बात पर सहमति नहीं बनी। और माफ कीजिएगा, लेकिन ये तो एक क्लासिक गतिरोध जैसा हो गया है। ये वही सवाल है कि पहले मुर्गी आई या अंडा या मुर्गी। मेरा मतलब क्या है? इजराइल हमास के निरस्त्रीकरण को अपनी सेना की वापसी के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में मांगता है। हमास तब तक निरस्त्र होने से इनकार करता है जब तक इजरायली सेना पूरी तरह वापस नहीं जाती। अब अमेरिका और मिन्स्क परिषद के प्रतिनिधि पत्रकारों से कह रहे थे कि निरस्त्रीकरण प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी, लेकिन खुद ये तथ्य कि हमास अक्सर सार्वजनिक रूप से उन समझौतों का खंडन करता है जिनकी घोषणा पहले ही हो चुकी होती है, ये पूरी व्यवस्था को बेहद नाजुक बना देता है। ये भी साफ नहीं है कि लड़ाकों के हल्के और निजी हथियारों का क्या होगा। ये सवाल समझौते में नहीं लिखा है। कोई भी लड़ाका कह सकता है, मेरे पास 7 AK राइफलें हैं, ये मेरे निजी हथियार हैं। आपने नहीं लिखा कि इनका क्या करना है। ये हमास के नहीं, मेरी निजी बंदूकें हैं। इनका क्या करना है नहीं लिखा गया। पूरे एपिसोड का नतीजा ये है। पहला, 1, ईरान की स्थलीय नाकाबंदी और गाजा पट्टी पर समझौता। ये वॉशिंगटन की कोशिशें हैं कि जहां सैन्य दबाव या तो रोक दिया गया है या बहुत जोखिम भरा और महंगा हो गया है, वहां कूटनीतिक और आर्थिक तरीकों से नतीजा हासिल किया जाए। दोनों ही मामलों में योजना की असली अमल तीसरे पक्षों पर निर्भर करती है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। 3, नाकाबंदी के मामले में ईरान के पड़ोसी और गाजा पट्टी के मामले में इजराइल। ट्रंप कहते हैं, हमने हमास से समझौता किया लेकिन इजराइल इसके बारे में जानता है पर इसकी पुष्टि नहीं करता। अमेरिका ईरान की जमीनी नाकाबंदी चाहता है, लेकिन इसके लिए कई देशों से समझौता जरूरी है। समझौता हुआ या नहीं अभी स्पष्ट नहीं। दोनों हालात में योजना सिर्फ कागजों पर रह सकती है। ईरान की नाकाबंदी का तीसरा विचार भटकाने वाली चाल हो सकता है, असल में कुछ और तैयार हो रहा हो। पूरे मध्य पूर्व के लिए इसका मतलब है अनिश्चितता की अवधि का जारी रहना। एक ही समय में ईरान का आर्थिक गला घोटना और हमास को निरस्त्र करना, दोनों ही विकल्प टेबल पर हैं। लेकिन इन प्रक्रियाओं में से किसी के पास भी कोई स्पष्ट दबाव तंत्र नहीं है अगर पक्षों में से कोई एक इस समझौते का अपना हिस्सा निभाने से इनकार कर दे। मान लीजिए हमास कह दे, मैं नहीं चाहता, मैंने अपना मन बदल लिया, तो क्या किया जाए? या फिर इजराइल कहे, ठीक है, आपने हमास को निरस्त्र कर दिया, लेकिन हम अपने सैनिकों को गाजा पट्टी से नहीं निकालेंगे। फिर क्या किया जाए? ये बातें कहीं स्पष्ट नहीं लिखी गई हैं। मैं यही रुकता हूं। अपनी राय कमेंट्स में बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप नीचे दिए गए लिंक और विवरण में किसी भी डोनेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।